हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिलॉजिकल में एंड दिस इज मी मोहित लिसारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में जिसका नाम है गुंदाजी सतवाजी शिंदे वर्सेस रामचंद्र बीकाजी जोशी। 1979 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। और इसमें जो बात की गई है ना, वो उसमें सेक्शन 9 जो है CPC का, दैट इज कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। इसको सेक्शन 9 को जो है इवेल्युएट किया गया था, तो सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर इवेल्युएट किया गया था। इस केस में होता क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं। इसमें प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ जो है एक सूट फाइल करता है, सिविल सूट फाइल करता है कोर्ट में एक लैंड के परफॉर्मेंस के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक लैंड को लेकर, जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड होती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए वो सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में। फिर डिफेंडेंट अपनी तरफ से कंटेंशन ये पेश करता है कि वो जो लैंड है, वो लैंड सेक्शन बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948, इसे हम आगे के लिए यहाँ पर टेनेंसी एक्ट बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसे खरीदने या बेचने वाला सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट ही होना चाहिए। और इस केस में हुआ क्या कि प्लेंटिफ जो है एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, यह डिफेंडेंट कहता है। अब इसके एवज में प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ कहता है कि मेरे पास एग्जिबिट 78 है जो मामलदार द्वारा इशू किया गया है और उसके अकॉर्डिंग मैं एग्रीकल्चरल लेबरर हूं। अब ये मामला जाता है ट्रायल कोर्ट के पास में। ट्रायल कोर्ट मतलब जब ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल कोर्ट कहता है कि एग्जिबिट 78 को जो है वो अमान्य ठहरा देता है, वो मना कर देता है कि नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल लेबर नहीं हो। सेम फाइंडिंग जो है हाई कोर्ट भी करता है, वो भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड कर देता है। अब इशू ये उठता है कि वेदर द प्लेंटिफ इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉट, अगर वो एग्रीकल्चर है या नहीं है। दूसरा मुद्दा उठता है कि अगर वो एग्रीकल्चरलिस्ट है या नहीं है, देन उस सूट को कौन निर्धारित करेगा, मतलब उस सूट का निर्णय कौन, मतलब किसके ज्यूरिसडिक्शन में वो मामला आएगा। अब प्लेंटिफ ये कहता है कि मैं एग्रीकल्चरलिस्ट हूं या नहीं हूं, उसके लिए जो ये टेनेंसी एक्ट है, इसके सेक्शन 70, 85A के अकॉर्डिंग उसको मतलब इसको हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन बोलते क्या है, पर वो शुरू में ये कंटेंशन पेश करता है कि इसके अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चरलिस्ट है या नहीं है। इस मामले को सिविल कोर्ट को जो है मामलदार के पास में भेजना पड़ेगा, वहां रेफर करना पड़ेगा और उन्हीं का ज्यूरिसडिक्शन है इस मामले को इस मामले को निर्धारित करने के लिए, इसको जज करने के लिए। ठीक, अब सेक्शन 85 क्या कहता है। सेक्शन 85 टेनेंसी एक्ट का ये बोलता है कि बार्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सर्टेन इश्यूज फॉर सिविल कोर्ट। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सिविल कोर्ट को बार कर दिया जाता है उनके इशू को ज्यूरिसडिक्शन में लाने के लिए। अब जो वो इश्यूज हैं 85A के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट को मामलदार के पास में रेफर करने होते हैं। मतलब 85A जो है वो ये कहता है कि उसको कंपिटेंट ऑथोरिटी द्वारा, अगर कोई इशू टेनेंसी एक्ट के अंदर आ रहा है तो उसको कंपिटेंट ऑथोरिटी द्वारा जज किया जाएगा, उनके पास वो मामले रेफर करने होंगे। ठीक है, तो जो इशू 85 के अकॉर्डिंग बार करता है सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को, उसमें 85A ये बोलता है कि वो इश्यूज मामलदार के पास में रेफर करना होगा उनको जज करने के लिए। ये इश्यूज जो है मामलदार के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अब सेक्शन 70 जो है टेनेंसी एक्ट का, सेक्शन 70 टेनेंसी एक्ट का क्या बोलता है कि उसमें मामलदार की कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि इन फंक्शंस को, इन ड्यूटीज को करने के लिए सिर्फ मामलदार ही मतलब एबल है, वही कैपेबिलिटी रखता है इस चीज के लिए सेक्शन 70 में। और फिर एक फंक्शन जो है उसमें यह भी है, वेदर द एनी पर्सन इज एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉट, इसको डिसाइड करने का मामला मामलदार के पास ही जाएगा। ये उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात, क्या यहां पर सिविल कोर्ट बार हो जाता है? नहीं, सिविल कोर्ट यहां बार नहीं हो जाता ऐसे मामले को डिसाइड करने के लिए, जब तक वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार ना हो जाए किसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरली यहां बार नहीं होता है सिविल कोर्ट इस मामले को डिसाइड करने के लिए, अनटिल अनलेस दैट इज नॉट एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। अब वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है कैसे,
85 के अकॉर्डिंग। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट को बाहर करते हैं और वो इश्यूज 85 के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट को मामलतदार के पास में भेजने पड़ेंगे। हो गया एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार। तो यहां पर सिविल कोर्ट पर बार लग जाता है ऐसे मामले को डिसाइड करने के लिए। तो हमारे पास में नेक्स्ट केस आया, मतलब इस केस में जो इसकी रेफरेंस दी गई थी वो ये केस था, दोंदी तुकाराम माली दादो पिराजी अदगले 1954 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक्चुअली यही केस वो था 1954 वाला जिसमें रिकमेंड किया था इस सेक्शन को कि अगर ऐसा कोई भी मामला आ जाएगा तो सिविल कोर्ट पर मैंडेटरी ड्यूटी बन जानी चाहिए कि उस मामले को रेफर करे कि कोई पर्सन एग्रीकल्चरलिस्ट है या नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला आ जाता है तो वो सिविल कोर्ट पर मैंडेटरी बन जाना चाहिए। इस 1954 के जजमेंट में ही रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने। 1956 में अमेंडमेंट हुआ इस टेनेंसी एक्ट में और ये 85A को इंस्टीट्यूट किया गया। ठीक है, इसमें जब ऐसा मामला आया था, इसके पास भी इसी तरह का कोई मामला आया था, तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा क्या था, ये कहा था कि ऐसे मामलों में सूट जो है उस पर स्टे लगना चाहिए और स्टे लगने के पास वो मैटर मामलदार द्वारा के पास में भेजा जाना चाहिए और मामलदार जो मतलब डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद में सिविल कोर्ट के पास आएगा और सिविल कोर्ट की फिर मैंडेटरी ड्यूटी बन जाएगी कि उसको एज इट इज डिसाइड करे जैसा उसने भेजा है मामलदार ने। कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था किसी भी एक्ट में या कहीं किसी भी लॉ में कि ऐसा होना चाहिए, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी थी और साथ में रिकमेंड कर दिया था कि 85A जैसा कोई प्रोविजन होना चाहिए। अब हुआ क्या, जब सेक्शन 85A इंप्लीमेंट हो गया उसके पास में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास में जहां पर पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया गया। ईश्वरलाल ठाकुरलाल वर्सेस मोतीबाई नागजीबाई 1966 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें एक लैंड के पोजेशन से रिलेटेड डिक्री देनी थी सिविल कोर्ट को, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं है डिक्री देने के लिए, क्योंकि मामला टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था और उसमें यह था कि टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग वेदर द प्लांटिव इज अ टेनेंट और नॉट। ठीक है, टेनेंट की बात की गई थी और टेनेंट है या नहीं है इसको डिसाइड करने का जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है, मतलब कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ मामलदार के पास में ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 85A से पहले 1956 से पहले कुछ भी प्रोविजन नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर ऐसा कोई भी इशू अराइज होता है अंडर टेनेंसी एक्ट जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा जज किया जाना चाहिए, उसको रेफर किया जाना चाहिए, तो सिविल कोर्ट की मैंडेटरी मतलब ड्यूटी बन जाएगी कि उसको वो भेजे। तो उसने कहा कि 85 के अकॉर्डिंग वो बाहर होगा और 85A के अकॉर्डिंग उसके पास में उसे उस मैटर को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंडिंग बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी ऐसा मामला सिविल कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक, और वो कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट है, ठीक है, और वहां पर उस मामले को कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में ये पता चलता है कि वो जो इशू वहां पर अराइज हो रहा है वो ऐसा इशू है जो एक कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर टेनेंसी एक्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो वहां पर सिविल कोर्ट जो है ना बाहर हो जाएगा उस मामले को डिसाइड करने के लिए 85 के अकॉर्डिंग। और सिर्फ बाहर ही नहीं होगा, 85A के अकॉर्डिंग वो मामला उसे मामलदार के पास में रेफर करना होगा उसे डिसाइड करने के लिए, मतलब मैंडेटरी ड्यूटी बन जाएगी 85A के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो ट्रायल और हाई कोर्ट थे वो अपने एरर पर थे। ठीक है, उन्होंने जो फाइंडिंग दी थी वो गलत फाइंडिंग दी थी और इस अपील को सक्सीड कर दिया गया। ठीक है, ये जजमेंट था इसमें सुप्रीम कोर्ट का फाइनली। एंड दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं।